हिस्सा सच का। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। सरकार ने आज लोकसभा में 3 अहम बिल पेश किए। इनमें महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक 2026, दूसरा परिसीमन विधेयक 2026 और तीसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। इन विधेयकों का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव में लागू करना है। लेकिन विपक्ष ने परिसीमन से दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव, जातीय जनगणना और महिला बिल की टाइमिंग पर सवाल उठाए। हालांकि इस चर्चा पर गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन आज प्रियंका गांधी के बोलने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने आंकड़ों और तथ्यों के साथ विपक्ष के आरोपों पर इंटरवीन करते हुए कहा कि विपक्ष परिसीमन, जाति जनगणना और राज्यों के साथ भेदभाव पर भ्रम फैला रहा है। देश की आधी आबादी ने अपने राजनीतिक अधिकार को हासिल करने का लंबा सफर तय किया है। पिछले कुछ दशकों में महिलाओं की राजनीतिक परिपक्वता ने ये संकेत दे दिए हैं कि अगर उनके राजनीतिक हक को छीना जाएगा तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसे में क्या राजनीतिक दल इस जोखिम को उठा सकते हैं? विशेषज्ञों से होगी चर्चा इस पर। साथ ही बताएंगे पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। चुनाव से पहले अपीलीय मंजूरी वालों को मिलेगा वोट का अधिकार। 21 अप्रैल और 27 अप्रैल को पूरक संशोधित मतदाता सूची होगी जारी। साथ ही पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के फेडरल चांसलर के बीच हुई द्विपक्षीय चर्चा। डेलीगेशन टॉक्स के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे को बताया भरोसेमंद साझेदार। इन तमाम खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। महिला आरक्षण का विरोध करने वाले लंबे समय तक चुकाएंगे कीमत। लोकसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा राष्ट्रहित के निर्णय को राजनीति के तराजू से न तौलें, साथ ही बिना भेदभाव परिसीमन की दी गारंटी। लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन समेत 3 विधेयक पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर लगाया परिसीमन पर भ्रम फैलाने का आरोप। कहा परिसीमन के बाद बढ़ेगी दक्षिणी राज्यों की शक्ति, 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी सीट। और मजबूत हुए भारत ऑस्ट्रिया संबंध। रक्षा, उच्च तकनीक, स्टार्टअप, कौशल विकास और गतिशीलता सहित विभिन्न क्षेत्रों में अहम समझौते। दोनों देशों ने जताई यूक्रेन और पश्चिम एशिया के हालात पर चिंता। पीएम ने कहा सैन्य संघर्ष से नहीं हो सकता समस्याओं का समाधान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में तेज हुआ प्रचार। योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। तो एसआईआर को लेकर ममता का विरोध जारी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मतदान से 2 दिन पहले भी मिली ट्राइब्यूनल से मंजूरी तो दे पाएंगे वोट। तमिलनाडु में टीवीके ने जारी किया घोषणा पत्र। और आज से कई राज्यों में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान घर घर जाकर जुटाए जाएंगे आंकड़े। और संसद के विशेष सत्र में आज महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 अहम संशोधन विधेयक पेश किए गए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर पीएम मोदी ने कहा कि यह बिल देश की दशा और दिशा तय करेगा। इस बिल का जिसने विरोध किया, महिलाओं ने उसे माफ नहीं किया है। पीएम मोदी ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल से जुड़े संशोधनों पर कहा कि परिसीमन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और वादा है। विपक्ष इसका क्रेडिट ले सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो भी इसका विरोध करेंगे उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन के लिए विधेयक लाने पर और कुछ राज्यों के साथ भेदभाव होने से जुड़ी कुछ विपक्षी सदस्यों की आशंकाओं को खारिज किया। मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया
किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब 25-30 साल पहले महिला आरक्षण का विचार आया था, तभी इसे लागू कर दिया जाना चाहिए था। उन्होंने इसे कुछ मर्यादाओं और मुश्किलों से निकलने का अवसर बताया और कहा कि राष्ट्र के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बेंच पर एक दबाव रहता है जी, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण समय को भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास की मजबूत धरोहर तैयार करने वाला पल बताया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मौजूदा समय में मंथन से जो अमृत निकलेगा, वो देश की राजनीति के रूप स्वरूप को तो तय करेगा ही, साथ ही देश की दशा और दिशा भी तय करने वाला होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने से जुड़े विधेयकों का जो दल विरोध करेंगे, उनका राजनीतिक नुकसान होना निश्चित है। उन्होंने सभी दलों से सर्वसम्मति से बिल को पारित करने के अनुरोध के साथ ही कहा कि वे इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। लोकसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की क्या रही बड़ी बातें, आइए देखते हैं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि एक फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है, हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो।
अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। मैं आपका बहुत आभारी हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र हैं तो कभी कभी मदद कर देते हैं। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं, लेकिन मेरा दायित्व समाज के सबको साथ लेके चलने का है और यही मेरे संविधान ने मुझे यही रास्ता दिखाया है। मेरे लिए संविधान ही सर्वोपरि है और इसलिए और ये संविधान की ताकत है कि मेरे जैसा अत्यंत छोटे समाज का, अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को इतना बड़ा दायित्व देश ने दिया। और आइए आपको बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों को परिसीमन से नुकसान होगा, ये लगातार विपक्ष का कहना है। कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है। सीटों की संख्या में परिसीमन के बाद क्या बदलाव आएगा, आइए ये आपको बताते हैं। कर्नाटक की अगर वर्तमान स्थिति आप देखें, मौजूदा सीटों की संख्या 28 है लोकसभा सीटों की, और अगर आप 543 सीटें देखते हैं जो अब इस समय लोकसभा की हैं, उसमें इनका प्रतिशत बनता है 5.15%। प्रस्तावित सीटों की अगर संख्या आप देखते हैं तो अब वो 42 हो जाएगी कर्नाटक में परिसीमन के बाद, और उसका जो परसेंटेज होगा वो 5.14% होगा। आइए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। इन 5 राज्यों के बारे में आज अमित शाह ने विपक्ष के तमाम आरोपों को और सवालों को इंटरवीन करते हुए ये जवाब दिया है। हालांकि हम जानते हैं कि अमित शाह कल यानी शुक्रवार को इस चर्चा का जवाब देंगे विस्तार से। उसी में उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश में इस समय मौजूदा सीटों की संख्या जो है वो 25 है, 4.60% है इस समय, और प्रस्तावित सीटों की संख्या यानी कि परिसीमन के बाद ये संख्या 38 हो जाएगी। 38 होने के साथ परसेंटेज 4.65 हो जाएगा। तेलंगाना की आइए बात करते हैं। तेलंगाना की सीटें 17 से बढ़कर 26 हो जाएंगी और इसी के साथ परसेंटेज 3.18% हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की 39 सीटों से ये बढ़कर 59 सीटें हो जाएंगी, 59 सीटें हो जाएंगी, और वहीं परसेंटेज भी इसका 7.23 हो जाएगा 7.18 से। केरलम की सीट की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में केरलम की 20 सीटें हैं और ये बढ़कर 30 सीटें हो जाएंगी, परसेंटेज 3.67 हो जाएगा, 3.67। तो अगर आप कुल 5 राज्यों की सीटें देखो तो 129 सीटें हैं इस समय दक्षिण के 5 राज्यों की, जो परिसीमन के बाद ये 195 सीटें हो जाएंगी और इनका परसेंटेज 23.87% हो जाएगा। तो ये है तस्वीर दक्षिण के राज्यों की, जो लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि दक्षिण के राज्यों की लोकसभा सीटों में कमी हो जाएगी, उनके प्रतिनिधित्व को नुकसान पहुंचेगा। इस सवाल का सीधा जवाब ये तमाम आंकड़े थे। हम बात करेंगे किस तरह से महिला शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल आज ये जोखिम नहीं उठा सकता है कि इस महिला आरक्षण बिल का विरोध करे। कई और सवालों के जवाब भी अमित शाह ने आज दिए, उस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के 3 दिन की विशेष चर्चा बेहद अहम है। आज की चर्चा में प्रधानमंत्री ने कुछ बड़े एक तरह से पहलू रखे हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने साफ कहा कि दोनों ही एक तरह से विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की जिम्मेदारी बनती है विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए महिला आरक्षण बिल को, इस कानून को लागू करे जल्द से जल्द 2029 में। परिसीमन को लेकर जो तमाम सवाल हैं उनके जवाब भी दिए जा रहे हैं। इससे पहले संसद का विशेष सत्र जैसे ही शुरू हुआ, बिल पेश होते ही सदन में हंगामा मच गया। सुबह से दोपहर तक की कार्रवाई में विपक्ष के कई नेताओं ने परिसीमन बिल पर विरोध जताया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम महिला आरक्षण पर साथ हैं, लेकिन परिसीमन की साजिश के खिलाफ। वहीं इससे पहले उनकी मुसलमान महिलाओं के लिए सवाल पर गृहमंत्री अमित शाह ने बहुत साफ कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुसलमान महिलाओं को दे सकती है, हमें कोई आपत्ति नहीं।
संसद के विशेष सत्र में गुरुवार को लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए रखा गया। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ा बिल और परिसीमन से जुड़ा बिल भी सदन में रखा गया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बिल के पेश करने के दौरान ही अपनी आपत्ति जताई, जिसके चलते मतदान के बाद इन विधेयकों को सदन के पटल पर रखा गया। इसी दौरान सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण की मांग रखी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में साफ कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। इन विधेयकों पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की। मोदी जी जब महिलाओं के लिए शौचालय बनाते हैं तो महिलाओं के सम्मान में वृद्धि होती है, उससे इज्जत घर का नाम दिया जाता है। पीएम आवास के माध्यम से जब 69% मालिका हक मातृशक्ति को दिया जाता है तो वो सुरक्षित महसूस करती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जब गैस चूल्हा मिलता है तो स्वास्थ्य में सुधार होता है। बिल पर हुई चर्चा में सत्ता और विपक्ष के सांसदों ने हिस्सा लिया। सपा ने महिला आरक्षण का समर्थन तो किया, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए अपनी आपत्ति रखी। कांग्रेस ने भी विधेयक पर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। आपने ही कहा था कि भारत की हर नारी का ये हक है, उसका अधिकार है, किसी की मेहरबानी नहीं। आज नहीं तो कल उसे ये हक मिलेगा। हम आपके इन तीनों विधेयकों का सख्त विरोध करते हैं। लेकिन अभी भी आप एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर्वसहमति से इस सदन में पारित हो जाएगा। हमारी मांग होगी कि पहले सेंसस कराए, जनगणना कराई जाए, और अगर ये जनगणना नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब धोखा दे रहे हैं, क्योंकि पुराने बिल में जो हम लोगों ने बात देखी और रखी थी उस समय वो यही था कि जनगणना करा करके महिला आरक्षण बिल आएगा। बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने परिसीमन को लेकर दक्षिण के राज्यों को नुकसान के आरोपों को गलत बताया। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को 4 बजे महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर मतदान होगा। शैलेंद्र मिश्र के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और एक बड़ी खबर अभी जो आ रही है, इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई है दोनों नेताओं के बीच में। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच में हॉर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता को लेकर दोनों नेताओं में बात हुई। इस क्षेत्र और उससे बाहर भी शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ साझेदारी की जरूरत है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर पूरी दुनिया की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। पश्चिम एशिया की स्थिति पर दोनों ही नेताओं ने चर्चा की और इसके केंद्र में रहा हॉर्मुज स्ट्रेट। यहां की सुरक्षा और नौवहन की स्वतंत्रता को तत्काल बहाल करने की आवश्यकता पर सहमति को लेकर बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र और इससे बाहर भी शांति बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग पर दोनों देशों ने इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक बातचीत हुई है अब से थोड़ी देर पहले। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मेरी माँ है ना, मेरा खाना पीना, आयरन, फॉलिक एसिड सबका ध्यान रखती है। कहती है जच्चा और बच्चा दोनों खिले खिले रहने चाहिए। अरे डिलीवरी के लिए 5,000 रुपए भी भेज दिए, बताओ। माँ है ना, जानती है डिलीवरी कराना इतना आसान नहीं होता। आओ मैं अपनी माँ से मिलाती हूँ। ये है मेरी माँ, भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने दिया 12 करोड़ से अधिक महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व,
करोड़ों बच्चों को पोषण और टीकाकरण, और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। संसद के विशेष सत्र में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नारी वंदन अधिनियम और परिसीमन विधेयक 2026 को लेकर विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रांतियों का जवाब देते हुए हर संशय का खंडन किया। गृह मंत्री ने कहा कि दक्षिण के तमाम राज्यों की लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। संसद के विशेष सत्र में नारी वंदन अधिनियम पर चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस समेत विपक्ष के हर आरोप और संशय का जोरदार तरीके से खंडन करते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन विधेयक 2026 पारित होने के बाद दक्षिण के राज्यों की शक्ति और बढ़ जाएगी। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस बात पर भी भ्रम फैला रहा है कि सरकार ने बिना किसी तार्किक तरीके से लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 कर दिया है। गृह मंत्री ने सदन में पूरे विस्तार और तर्क के साथ बताया कि कैसे और क्यों लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 850 किया गया है। जो 543 सदस्य बैठे हैं इसमें 50% वृद्धि होगी। इसका 33% जब माताओं के लिए रिजर्व हो जाएगा तब 543 की 43 ओपन सीटें होगी जहां पर भी महिलाएं लड़ सकती। तो ये 50% इस तरह से आया है और 850 है वो राउंड ऑफ फिगर है। 816 एग्जैक्ट संख्या होगी। गृह मंत्री ने लोकसभा में चर्चा के दौरान जातिगत जनगणना पर भी विपक्ष के दावे को गलत बताया और कहा कि सरकार जातिगत जनगणना कराने के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार की कैबिनेट ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जाति जनगणना करने का निर्णय कर लिया है। अगली जनगणना जाति जनगणना होने वाली है। परिसीमन आयोग के गठन पर भी कांग्रेस समेत विपक्ष के आरोप को गृह मंत्री ने भ्रमित करने वाला बताया। गृह मंत्री ने इसका भी जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस और विपक्ष की आदत है जनता में सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाना। हमने डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं कि हम नहीं करेंगे। गृह मंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को न सिर्फ देश की लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला बताया बल्कि सरकार द्वारा इसे पारित करने की प्रतिबद्धता भी जताई। गृह मंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें काफी गहरी हैं और कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी भी भारत के लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी विषय पर आज हमारा विशेष भी है नारी शक्ति के अधिकार की बारी।
इस पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैशाली पोद्दार, महामंत्री महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत है वैशाली जी। हमारे साथ अजय वर्मा माफ करिएगा, कांग्रेस नेता, और साथ ही प्रफुल्ल केतकर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। अजय जी, सबसे पहले आप ही के पास आती हूँ। आज प्रियंका गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण की बात, उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने की, ये वो नेहरू नहीं है जिनकी आप हर समय बात करते हैं। उन्होंने तंज कसा भारतीय जनता पार्टी की ओर और उन्होंने कहा कि मोतीलाल नेहरू ने 1930 में इसका जिक्र किया था और आज हम 2026 की बात कर रहे हैं। 4 साल और मिला दे तो 100 साल हो जाएंगे। 1930 के बाद 47 में देश आजाद हुआ। 77 साल से ज्यादा देश की आजादी को हो गया है, जिसमें तकरीबन माना जाए तो 50 साल कांग्रेस अपने साथ अकेले शासन में रही या फिर सहयोगी पार्टियों के साथ रही। ऐसे में इतने लंबे सफर में भी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सका है। आज जब वो घड़ी आई है कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया जा सकता है, लोकसभा चुनाव 2029 में उनकी भागीदारी तय की जा सकती है, फिर परिसीमन जैसे विषय को लेकर ये अड़चन कहां तक सही दिखाई देती है? अजय जी। देखिए एंकर महोदय, ना कांग्रेस पार्टी, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी, ना सोनिया जी, ना हमारा कोई भी नेता, ना हमारे कोई वोटर महिला बिल के ना हम खिलाफ हैं। महिलाओं का समर्थन करते हैं, महिलाओं के साथ रहते हैं, महिलाओं का सम्मान। ये माता काली का देश है, दुर्गा का देश है, सनातनी देश है, ये भगवान शंकर का भी देश है, श्री राम का भी। लेकिन हमारा सवाल तो प्रदेश और देश की सरकार की टाइमिंग के ऊपर है कि अभी चुनाव है 23 तारीख को और 29 तारीख को बंगाल में और तमिलनाडु में, 2 स्टेटों में चुनाव है। जब 23 में गृह मंत्री जी ने इस पर 2023 में, जैसे 23 में बिल्कुल वाह वाह बल्ले बल्ले सब कर दिया था, आज भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो 23 में हो चुका था, इसको क्या 29 तारीख या 4 तारीख के बाद नहीं किया? तब कांग्रेस 24 में लागू करने की बात कर रही थी। अजय जी साफ अजय जी, समय कम है इसलिए आराम से, इसलिए हम पॉइंट्स पे आके तेजी से बात करें। तब आप 24 में चुनाव लड़ने की, चुनाव में इस 33% की बात कर रहे थे, तो वो किस आधार पे हो रहा था और वो 29 में किस चीज से बदल गया? हम चाहते हैं, हमने कहा था, हम तो चाहते हैं 50% हो। गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट है जो आज उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था कि 24 की सरकार बनते ही हम महिला आरक्षण लागू कर देंगे, 24 की सरकार बनते ही हम परिसीमन लागू कर देंगे। 2011 के बाद ना तो आपने सेंसस कराया, 2026 आ गया, ना महिला आरक्षण करा। अजय जी, जातिगत जनगणना, अजय जी आज सुबह तक की, अभी तक की जो चर्चा हुई है, 18 घंटे की चर्चा प्रस्तावित है। अभी तक जो चर्चा हुई है उसमें जातीय जनगणना को लेकर, महिला आरक्षण बिल से जोड़ा गया, उसको लेकर सवाल खड़े किए गए, परिसीमन को लेकर सवाल खड़े किए गए, दक्षिण के राज्यों को सही उनका प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, इसलिए महिला आरक्षण अभी नहीं लागू होना चाहिए। वहीं तीसरी बात आपने की कि भेदभाव होगा, इसको लेकर आप लगातार मुखर हो रहे हैं, टाइमिंग को लेकर मुखर हो रहे हैं, तो दरकिनार कर रहे हैं लगातार महिला आरक्षण को। 33% महिला आरक्षण, महिलाओं को राजनीतिक हक न देने पर कांग्रेस लगातार क्यों जोर दे रही है? सच देखिए, एक शेर के साथ मैं कर दूं, फिर आप दूसरों को, कि सच बात मान लीजिए बीजेपी सरकार के लिए, कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पर धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। अजय जी अपने कारणों के तर्क नहीं दे पा रहे। शेर तो अलग बात है, शेर अलग बात है। मैं वैशाली जी का रुख करती हूँ और क्योंकि फिर उसके बाद मुझे प्रफुल्ल केतकर के पास भी आना है। आप पहले 2000 सेंसेस पूरा करिए, उसके बाद इस बिल को लाइए। अजय जी सवाल सीधा है, 2024 में अगर चुनाव में शामिल करना था 33% आरक्षण, तो किस परिसीमन पे करना था, किस जनगणना पे करना था? वो 2029 के लिए क्या बदल गया उसमें? 24 से 29 में आने में बदला क्या है? भारत का संविधान, अगर आप 23 में कह रहे थे कि 24 में चुनाव में शामिल किया जाए, तो वो आज क्यों बदल गया है? हमारे साथ वैशाली भी हैं। वैशाली, प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा और प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे इतर भी वैशाली, आज के दौर में, पिछले अगर हम 25 साल की बात करें तो भारत की महिलाओं ने अपने वोट की ताकत से यह बता दिया कि उन्हें अब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी आपको आवाज सुननी होगी, उनकी एक हैसियत है, वो अगर सरकारें चुनती हैं तो वो लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी की मांग भी करेंगी, ये उनका हक है। आज उनके हक से जो वंचित करेगा उसे भीषण राजनीतिक परिणाम भुगतने होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतु जी। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर,
और सबसे हास्यास्पद बात तो ये है कि मुझे कांग्रेस के मेरे भाई के साथ अपनी नारी शक्ति वंदन पर चर्चा करनी पड़ रही है। यहाँ पे हमारे साथ आज जो पैनलिस्ट है, लेकिन देखिए फिर भी मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं देश की महिलाओं को बधाई देना चाहूंगी। और जैसा कि सबसे पहले आपने कहा, मैं अजय जी आप ही की बातों पे जवाब देना चाहूंगी। आपका सबसे पहले आपने कहा कि 2023 में हम बिल लेकर आए थे, तब हमने क्यों नहीं इसको लागू किया, 2024 में चुनाव थे। देखिए आज जो आप कह रहे हैं कि हम बंगाल के चुनाव के निमित्त, तमिलनाडु के चुनाव के निमित्त इस बिल को लागू करना चाह रहे हैं, तो तब ये बात तो आप तब भी कहते हैं, क्योंकि लोकसभा से कुछ समय पहले ये बिल लेकर आया था, तब भी आप कहते कि भाई लोकसभा का चुनाव है तो लोकसभा का चुनाव है इसलिए बिल लेकर आए हैं। देखिए भारत ऐसा राज्य है जहां पे 12 महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो बिल तो आते जाते रहेंगे देश में, लेकिन अब आपको उसको चुनावी मुद्दा बनाना है तो देखिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 2023 में ये बिल आया था, पूरी तैयारी के साथ लाना था, पूरी इसको होमवर्क करके लेकर आना था, उसको अच्छे से बताना था, इसलिए आज उस बिल को लेकर आए हैं, बटल पे रखा गया है सारी तैयारी के साथ। आपके सवालों का विपक्ष जो जो सवाल कर रहा है उसका सरकार जवाब भी दे रही है। और अंततः यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी आप लोग कहिए, चाहे परिसीमन का मुद्दा उठाइए, चाहे कुछ मुद्दा उठाइए, आखिरी में आपका विरोध तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रोकना है। प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल केतकर जी, आज जिस तरह से हमने सदन में देखा, गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत साफ तरीके से बताया कि किस तरह से जो 5 राज्य दक्षिण के हैं उनका प्रतिनिधित्व कहीं कम नहीं हो रहा। उनका प्रतिनिधित्व हालांकि सीटों के अगर आंकड़ों में देखें तो वो नंबर बढ़ रहे हैं। ऐसे में जातिगत जनगणना को लेकर, परिसीमन को लेकर, टाइमिंग को लेकर जो लगातार कांग्रेस जिन बातों को रख रही है सदन में, वो क्या बताते हैं? महिला आरक्षण जैसी एक बड़ा मसला जो एक लंबे समय से कांग्रेस भी समय समय पर उसको उठाती रही, फिर आज ये हिचकिचाहट क्यों है? देखिए ऋतु जी, हमको ये देखना चाहिए कि 3 दशक से ये विषय एक तरीके से बार बार भारत की राजनीति में आता है। आप लोगों को हमने बहुत समय से पत्रकारिता के दौर में ये कवर किया है, इसलिए आपको ध्यान में होगा कि इसी सदन में एक बार कहा गया था कि ऊंची जाति की बॉबकट वाली, स्लीवलेस वाली महिलाएं केवल आएंगी, ये इस भाषा का प्रयोग किया था। फिर 2010 में सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखकर किस तरीके से इस बिल को फिर से चर्चा में लाने का प्रयास किया था, हमने वो भी देखा है। उस समय 3 प्रमुख मुद्दे इसमें चर्चा में आए थे। एक था रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, महिलाओं के आरक्षण के बीच में भारत के संविधान में जो एससी और एसटी के लिए प्रतिनिधित्व है, क्या वो इसमें शामिल होगा या नहीं होगा। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि इसका जनसंख्यात्मक आधार क्या रहेगा, कौन सी जनगणना के आधार पर यह होगा। और तीसरा, क्या इसके कारण पुरुषों की सीटें कम होंगी और दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी। ये 3 प्रमुख मुद्दे उस समय से चर्चा में रहे। दुर्भाग्य से आज भी वही चर्चा में है, लेकिन सरकार ने इसमें बहुत ही मुझे लगता है कि समझदारी का कदम अपनाया है कि 50%, देखिए जिस दिन आज ये कह रहे हैं जनसंख्या के साथ, अपोजिशन पूरा कह रहा है, जिस दिन ये जनसंख्या के साथ लिंक हो जाएगा उस दिन आप मानकर चलिए कि आज जो गृह मंत्री जी ने पटल पर रखा है वो रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज फॉर्म में सादर्न स्टेट्स को नहीं मिलने वाला। फिर भी इसका विरोध होगा। इसका अर्थ यह है कि आप कोई ना कोई बहाना ये और प्रधानमंत्री जी ने जो आज 2 बातें कही है कि एक हमको इसको राजनीति के ऊपर, लेकिन दूसरा उन्होंने कहा कि हमको ये एहसान नहीं कर रहे हैं। ये भारत यदि दुर्गा और काली का देश है तो उस महिला को राष्ट्र जीवन के इस महत्वपूर्ण हिस्से में जो पायलट भी बन सकती है, जो स्पेस टेक्नोलॉजी में कंट्रीब्यूट कर रही है, मंगलयान में उसकी प्रमुख भूमिका है, उसको राजनीतिक क्षेत्र में क्यों नहीं है? तो वो डोमिनेशन जो है ना, मैं मानता हूं कि वो पुरुष सत्ताक मानसिकता का परिचय भी है, लेकिन इसके पीछे का मानसिकता प्रफुल्ल जी बदले ना बदले, महिलाएं उस मानसिकता से काफी आगे निकल आई हैं। वो और महिलाएं आगे निकल आई हैं तो महिलाएं अपने हक को मांग रही हैं आपसे और अपने हक का जवाब चाहती हैं। आज वो आपसे सिर्फ विनती नहीं कर रही हैं। अजय जी, ये समझने की जरूरत है, जिस समय महिला आरक्षण बिल की चर्चा की शुरुआत हुई थी और पहली और दूसरी बार सदन में आया था, तब से आज की तारीख में
गंगा में बहुत पानी बह चुका है अजय जी। महिलाएं बहुत एक तरह से राजनीतिक परिपक्वता के स्तर पे पहुंच चुकी हैं। अगर सरकारें चुनती हैं तो सरकारें गिरा भी सकती हैं और अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। और आप वो पार्टी है जो कहती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, अगर वो महिलाओं की उस शक्ति को कम करके आंकती है तो ताज्जुब होता है, ये विडंबना है। अजय जी, अंत में बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि इस समय परिसीमन को लेकर दक्षिण राज्यों की आड़ में जो बात कांग्रेस लगातार कर रही है कि उनका प्रतिनिधित्व कम होगा, गृह मंत्री ने साफ कर दिया आज सदन में पटल पे रख कर कि उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं हो रहा। आप पे आरोप बड़ा यह है कि भ्रम फैला रही है कांग्रेस इस समय। देखिए, लोगों को पता नहीं है, मोदी जी के कहने पर, अमित शाह जी के कहने पर, इनके अमित मालवीय हैं, इनके हेड है आईटी सेल के, उन्होंने कहा था महिला आरक्षण राजनीति में बहुबेटी कल्चर को बढ़ावा देता। उनका एक ट्वीट है, सब पढ़ लीजिए। ये इनकी सोच अलग है, इनके हाथी के दांत खाने के और है, दिखाने के और है। सुन लीजिए, वास्तव में ये उत्तर और नॉर्थ यानी दक्षिण और उत्तर के भारतों में केवल दक्षिण को गिराने की साजिश है। परिसीमन 543 इसके आधार पर करिए अगर करना है। और 2011 की अजय जी, कब तक भारत को उत्तर दक्षिण में बांटेंगे? भारत भारत है, चुनाव और छोड़ दीजिए, भारत भारत है। प्लीज मैं आपका अजय जी, आपका जवाब वैशाली जी से लेती हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है। आपने अपनी बात रख दी, उसको दोहराने से कुछ नहीं होगा। जी वैशाली जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, विपक्ष की तो राजनीति रही है, तुष्टीकरण करना, विभाजन करना, डिवाइड एंड रूल तो इनका शुरू से खेल रहा है। कब तक भारत को बांटेंगे आप? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, भारत भारत है। और जहां तक दक्षिण भारत के राज्यों का रिप्रेजेंटेशन की बात है, आज आप ही के सवालों पर गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया है कि दक्षिण के जो राज्य है उनका जो रोल है वो बढ़ेगा। सांसद में 129 से सीटें बढ़ाकर 195 की जा रही है, तो प्रतिनिधित्व बढ़ ही रहा है ना। इससे तो आपको खुशी होनी चाहिए। आपने सवाल मांगा, आपको जवाब मिला और पॉजिटिव जवाब मिला कि सीटें बढ़ा दी जा रही है, प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व अभी के परिसीमन के हिसाब से बढ़ेगा। 2011 की जनगणना के हिसाब से जब परिसीमन होगा। प्रफुल्ल पटेल जी, अंत में बहुत संक्षेप, प्रफुल्ल आपसे बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगी कि ये चर्चा चल रही है, कल विस्तार से अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने में कहीं कोई अड़चन दिखाई देती है? हालांकि अमित शाह ने आज ये कहा है कि कल जब वो जवाब दे तो विपक्ष वॉकआउट ना करे। देखिए, लोकसभा में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। राज्यसभा में थोड़ा सा फ्लोर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि बहुत सारे राजनीतिक दलों का साथ जिस तरह का सरकार का संवाद है, तो चाहे वो साउथ के खास करके टीडीपी ने जिस तरीके की भूमिका ली है इसमें संवाद बनाने की, उससे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में भी ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि फ्लैट 50% इंक्रीज हर स्टेट को देकर ये सारा जनसंख्या और परिसीमन को सेंसस से कनेक्ट करने वाला मुद्दे से सरकार ने इस बिल को पूरी तरीके से निकाल लिया है और ये बहुत समझदारी का कदम है। अदरवाइज ये दक्षिण वर्सेस उत्तर वाला नैरेटिव ही चलता और इस बहाने महिला आरक्षण को रोकने का प्रयास होता और देश का नुकसान जो दक्षिण विरुद्ध उत्तर करके होता वो अलग। तो मुझे लगता है इसमें एक बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं स्वर्ण मध्य ढूंढने का सरकार ने प्रयास किया है। तो इस पर इंप्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट पर तो मुझे लगता है कि चर्चा जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसका विरोध करना केवल राजनीति के लिए ठीक नहीं है। 3 दिन की इस चर्चा के दौरान आधी आबादी देश की ये देखेगी कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियां इस कानून को लागू करने में 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उसे पूरा करने में किस तरह की भूमिका राजनीतिक पार्टियां निभा रही हैं, उस पर अजय जी तय होने जा रहे हैं आने वाले कई चुनावों के नतीजे और कई चुनावों में राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी और महिलाओं की हिस्सेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपका भी, प्रफुल्ल जी आपका, वैशाली समय कम है, आपका भी धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत ऑस्ट्रिया संबंधों का नया अध्याय। थिक है, स्मूद स्मूद है, कौन सा है ये दही? आमूल मस्ती। जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। आमूल मस्ती। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया
उसको पचाए सबसे बेस्ट ये दही। हेल्थी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी, तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। भारत और ऑस्ट्रिया ने द्विपक्षीय सहयोग को विस्तार देते हुए आज कई अहम समझौते किए हैं। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर की बैठक के बाद सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर की मुलाकात में बड़े फैसले हुए। द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौता, भारतीय और ऑस्ट्रियाई कंपनियों के लिए त्वरित प्रक्रिया तंत्र स्थापित करने पर संयुक्त घोषणा, सैन्य मामलों में सहयोग और आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह पर आशय पत्रों, भारत ऑस्ट्रिया खाद्य सुरक्षा समझौता ज्ञापन और व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल विकास संबंधी संयुक्त आशय पत्र का आदान प्रदान हुआ। साथ ही सड़क अवसंरचना क्षेत्र में तकनीकी सहयोग पर समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण, भारत ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज के तहत स्टार्टअप इकोसिस्टम के बीच सहयोग में वृद्धि और संस्थागत साइबर सुरक्षा संवाद की शुरुआत जैसी बड़ी घोषणाएं की गईं। हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे। आईआईटी दिल्ली और ऑस्ट्रिया की मोंटान यूनिवर्सिटी के बीच आज साइन किया जा रहा एमओयू इस नॉलेज एक्सचेंज का एक उज्जवल उदाहरण है। भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा केंद्र और ऑस्ट्रियाई सशस्त्र बल अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बीच साझेदारी, वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम का संचालन शुरू करने, उच्च प्रौद्योगिकी सहयोग और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर एक सुनियोजित द्विपक्षीय संवाद शुरू करने पर भी सहमति बनी। पीएम ने कहा कि 2023 में दोनों देशों के बीच व्यापक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता हुआ था। अब इसका विस्तार नर्सिंग सेक्टर में भी होगा। साझा वक्तव्य में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान पर बल दिया गया। भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अनिवार्य है और आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ने भारत के साथ दोस्ती को व्यापक बताया। उन्होंने भारत की विकास यात्रा को सराहा। Our friendship is very broad based.
India has an impressive growth rate of about 7% per year, and it's one of the most dynamic global markets and a key strategic partner for us. Austrian companies will in future benefit more strongly from this dynamism. At times like this, stability, trust, and reliable partnerships are not just words, but a strategic necessity. And that is why India is such a reliable partner and valued by Austria. ऑस्ट्रिया के चांसलर ने यूरोप के बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए भारत को चुना। पीएम ने कहा कि ये द्विपक्षीय रिश्तों की मजबूती की प्रतिबद्धता को दिखाता है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज डाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तेज हुआ चुनाव प्रचार। जरा सी हंसी दुलार जरा सा the taste of India, जरा सी अनबन प्यार जरा सा the taste of India, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है the taste of India, taste of India। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब खबरें चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है, जहां प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनता से जुड़ने की कोशिशों में जुटे हैं। अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी तमिला वेत्री कजगम का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें कई बड़े वादे किए हैं। वहीं भाजपा ने डीएमके पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर है। सभी दलों के नेता चुनावी रैलियों और जनसभाओं में जुटे हुए हैं। इस बीच अभिनेता विजय ने अपनी पार्टी टीवीके का घोषणा पत्र जारी किया। टीवीके के घोषणा पत्र में कई प्रमुख वादे किए गए हैं। इनमें छात्रों को 20 लाख रुपए तक का बिना गारंटी ऋण, स्नातकों को 4,000 रुपए और डिप्लोमा धारकों को 2,500 रुपए बेरोजगारी भत्ता और बुनकरों के खाते में हर साल 30,000 रुपए जमा करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा पावर लूम के लिए 1500 यूनिट तक मुफ्त बिजली और राज्य में 5 लाख नए पदों के सृजन की बात कही गई है। टीवीके के घोषणा पत्र में तमिलनाडु में भर्ती जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम लागू करने का भी वादा किया गया है। इसके तहत पदोन्नति में रिश्वतखोरी खत्म करने के लिए पारदर्शी और समयबद्ध प्रणाली बनाने की भी बात कही गई है। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने बाजार क्षेत्र में प्रचार किया और जनता से बातचीत की, जबकि उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने डीएमके प्रत्याशी और मंत्री पी मूर्ति के समर्थन में मदुरई ईस्ट सीट पर चुनाव प्रचार किया। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेता भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। तमिलनाडु के नेता प्रतिपक्ष और एआईएडीएमके के महासचिव एडपादी के पलानासामी ने कोयम्बटूर में चुनाव प्रचार किया और स्टालिन सरकार को निशाना बनाया।
भाजपा नेता के अन्नामलाई ने रामनाथपुरम में चुनाव प्रचार किया। इस बीच भाजपा ने आरोप लगाया है कि डीएमके सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करके बहुत सारी चुनावी गड़बड़ियां कर रही है। विशेषकर अधिक उम्र के बुजुर्गों को उनके घरों पर पोस्टल बैलेट देकर उनसे डीएमके के लिए वोट लेने की कोशिश की जा रही है। भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। There are a lot of discrepancies in the election conduct by the DMK people using the government staffs, government officials. Particularly today, in some places, the postal ballots given to the aged senior citizens above 85, where they go and get the votes from their houses itself in person. The DMK people, along with the BLOs appointed by the state government, also the BLOs, also they have gone there. They have paid money, and they say that they compelled those people to vote in favor of DMK, which has been recorded, authentically given to the election commission. चेन्नई की हार्वर्ड विधानसभा में बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि उनके क्षेत्र में विकास और बुनियादी ढांचा प्रमुख मुद्दा बने हुए हैं। मतदाता सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई और शिक्षा और अवसरों की समानता की मांग कर रहे हैं। साथ ही परिवार और सामाजिक समस्याओं के समाधान की भी अपेक्षाएं हैं। तमिलनाडु का विकास हो और साथ साथ में समाज की समस्याएं होती है, पर्सनल परिवार की, वो परिवार की समस्याओं का भी थोड़ा थोड़ा समाधान करें। जयललिता जी जब थे, हम लोग निश्चिंत रूप से 12 बजे भी बाहर जा पाती थी, वैसी सुरक्षा हमें यहाँ प्राप्त हो। भ्रष्टाचार निसंदेह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है। चुनाव आयोग भी मतदान की तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदान के परिणाम 4 मई को आएंगे। कहा जा सकता है कि तमिलनाडु की जनता तमाम सियासी दलों को बहुत करीब से देख रही है और अपना फैसला जब मतदान पेटी में बंद करेगी तो 4 मई को ये पता चलेगा कि आखिर जनता की पसंद कौन है। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक रस्साकशी जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अपने अंतरिम आदेश में साफ किया है कि जिन लोगों का नाम एपिलेट ट्राइब्यूनल ने वैध वोटर के तौर पर घोषित किए हैं, उन्हें 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदान करने दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले सियासी दंगल में हर दिन एक नया दाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा ने सोनार बांग्ला के लिए बदलाव का नारा दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी भाजपा पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। एसआईआर से लेकर परिसीमन तक के मुद्दे पर ममता केंद्र पर निशाना साध रही हैं। तो वहीं कूच बिहार के मातभांगा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर में नाम काटने के मुद्दे पर एक बार फिर से आक्रामक नजर आईं। तो वहीं भाजपा का कहना है कि ममता बनर्जी के बयान जनता पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे। जो लोग कह रहे हैं कि हमें भगा देंगे, उन्हें हम डिटेंशन कैंप में भेजने का इंतजाम करेंगे। बंगाल पर कब्जा करके दिल्ली पर भी कब्जा करेंगे। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत, इतना साहस। मुख्यमंत्री का किसी भी बात का आज के दिन में पश्चिम बंगाल की जनमन पर उसका कोई प्रतिष्ठा नहीं है। जनता उसको डिजोन कर चुके हैं। तृणमूल नहीं है जो दिखाई दे रहा है आपको, लिविंग फॉसिल। तृणमूल चले गए, बहुत दिन होकर चले गए। अभी जो हो रहा है वो विसर्जन का समय है। ममता बनर्जी को चुनाव में सीधे चुनौती दे रहे भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। बंगाल में आरबी संस्कृति और उर्दू को जिस तरीके से थोपने के काम टीएमसी कर रहा है, संरक्षण दे रहा है, ये बंगाली संस्कृति और भारतीय संस्कृति के लिए खतरनाक है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर अपने अंतरिम आदेश में साफ किया है कि जिन लोगों का नाम अपीलेट ट्रिब्यूनल वैध वोटर के तौर पर घोषित करता है, वहां सभी मतदाता 23 और 29 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदान कर सकेंगे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी दिया है कि ऐसे लोगों के नाम की सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी की जाए। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिनकी अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने लंबित रहेगी, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। हालांकि नियम के मुताबिक 9 अप्रैल को वोटर लिस्ट फ्रीज हो चुकी थी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं।
ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता और विकास सारथी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी है। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अंदर प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और गुरुवार से कई राज्यों में जनगणना के पहले चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस बार जनगणना क्यों है खास, देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश में जनगणना के तहत मकानों की गिनती का पहला चरण गुरुवार से कई राज्यों में शुरू हो गया है। फिलहाल ये अभियान कर्नाटक, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एनडीएमसी और दिल्ली छावनी बोर्ड में चल रहा है। 15 मई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे और परिवार के मुखिया से घर में उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारियां जुटाएंगे। 1 month we will have house to house पहले 3 दिन यानी कि 16 से 18 अप्रैल तक घरों की नंबरिंग का काम होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी घर छूटे नहीं और 100% कवरेज सुनिश्चित हो। उसके बाद गणना कर्मी जनगणना प्रश्नावली भरेंगे। इसमें कुल 33 प्रश्न होंगे। 33 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके जनरली सर्विसेज को लेके हैं, घर की कंडीशंस को लेके हैं, हाउस की कंडीशंस को लेके हैं, वाटर सप्लाई को लेके हैं, एसेट्स को लेके हैं, लाइक टेलीविजन वगैरह है कि नहीं है, इंटरनेट वगैरह है कि नहीं है, कार है, व्हीकल क्या यूज कर रहे हैं। तो ओवरऑल लिविंग कंडीशन सिटीजन्स की असेस करने के लिए उसको किया जाएगा। इससे पहले 1 से 15 अप्रैल के बीच हुई स्वगणना प्रक्रिया में लगभग 12 लाख परिवारों ने ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज कराई है। विशेष बात यह है कि पहली बार इतनी बड़ी आबादी को खुद डेटा भरने का अवसर दिया गया है। जनगणना के इस चरण में डिजिटल उपकरणों का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। गणना कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए डेटा एकत्र कर रहे हैं, जो ऑफलाइन भी काम करता है। इससे दूर दराज और नेटवर्क की कमी वाले इलाकों में भी काम प्रभावित नहीं होगा। स्वगणना के अगले चरण की शुरुआत आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में भी हो चुकी है, जहां ये प्रक्रिया 30 अप्रैल तक चलेगी। इन राज्यों में इसके बाद 1 मई से 30 मई तक घर घर जाकर गणना की जाएगी। बिहार में स्वगणना 17 अप्रैल से 1 मई तक होगी, जबकि 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर डेटा संग्रह किया जाएगा।
राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी इस प्रक्रिया में लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है। जनगणना हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक तरह से विकास और जनगणना की सही जानकारी है, सही अर्थ में भारत के भावी भविष्य की रीढ़ है। ये बहुत ही आवश्यक काम है, इसलिए समस्त प्रदेशवासियों से मेरा आग्रह होगा कि इस कार्य को एक उत्सव के रूप में मनाएं। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। भारत में जनगणना को डिजिटल बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि आंकड़ों की सटीकता और पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डिकोड